अभी पहले मैं कक्कड़ जी के पास जाऊंगा। समस्या ये है कि आप मैंने 100 रुपए की कोई चीज ली, आपने 20 रुपए उसमें ईसीएस लगा दिया, टीसीएस 120 रुपए हमने पे कर दिए क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड तो मुझसे कहेगा ना 49 दिन में मेरा पैसा वापस करो ना, मैं टैक्स उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वो पैसा मुझे मिलेगा 1.5 साल बाद। इधर मैं उसका या तो मैं अपनी जेब से भरूं, तो और मैंने 20 रुपए भरे उसके लिए, ठीक है। तो मेरे ऊपर ये बर्डन एक्स्ट्रा पड़ा डाल दिया आपने, और वो मिलेगा उधर से 20 रुपए ही मेरे को, उसमें भी कुछ ब्याज व्याज मिले तो ठीक भी है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज हमारे लिए कितना सरदर्द बनने वाला है अगर हम फॉरेन ट्रेवल में जा रहे हैं और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। ये पहले कक्कड़ जी ये जो स्कीम है सरकार की, इससे आपकी इंडस्ट्री में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, पर आई थिंक एक पहले मुल्क की तरफ से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की हमेशा ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग अपनी करेंसी को एक ना एक दिन कन्वर्टेबल करेंसी बनाएंगे, और उसके लिए ये सन 2000 में ये रूल 7 लाया गया था कि अगर कोई बाहर जाके फंस जाता है, किसी का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करे तो उसके ऊपर कोई मतलब तोहमत नहीं आती। अब आज की तारीख में ये जो नया रूल आ गया, इससे एक तो क्रेडिट कार्ड यूसेज की एक कॉम्प्लेक्सिटी सी खड़ी हो गई, दूसरा क्रेडिट कार्ड का यूसेज एलआरएस के अंडर आ गया, तीसरा ये अभी 5% और 1 जुलाई से 20% उसके ऊपर टीसीएस हो गया, और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज अगर अनपेड रह गए, उसके अंदर आपका कैसे, क्या आप टीसीएस के ऊपर सूद लगाएंगे क्या, या कैसे ये सारी चीजें एडजस्ट होंगी? हालांकि अभी फाइन प्रिंट और डिटेल्स अवेटेड है और ये अभी मामला पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, और इसमें भी कई चीजें अलग रखी गई हैं, जैसे मेडिकल को अलग रखा गया है, और एजुकेशन में भी कुछ सहूलियत है, मगर वो अगर आप लोन लेके मेडिकल ये एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें सहूलियत है, मगर अगर आप अपनी जेब से देते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो एक अलग सौदा बन जाता है। और इसके अलावा एक और बात है कि ये सब चीजें जो है वो इंडिविजुअल के लिए लागू की गई हैं। अब अगर किसी के पास कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, हाँ, उसके ऊपर भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का कैसे व्यवहार होगा, क्या उसके अंदर क्या कंडीशंस आएंगी। जी, मैं आता हूं, इस पे भी आता हूं। अभी ये तो ओपनिंग कमेंट आप लोगों के हैं, अभी मैं एक एक चीजों को क्लैरिफाई करूंगा। लक्ष्मण, एक छोटा सवाल आपसे है, जो 120 रुपए में पे करूंगा 20% टीसीएस के साथ, क्रेडिट कार्ड वाला मुझसे कितने वापस लेगा? 100 रुपए या 120, जो अभी कक्कड़ जी ने कहा है? नहीं, क्रेडिट कार्ड वाला आपसे तो जितना आपने पे किया है उतना ले लेगा। जो 20% है जो टीडीएस कटना है, वो क्रेडिट कार्ड वाला अपना ले करके ही आपको बिल भेजेगा। मान लें 100 रुपये का सामान खरीदा तो 120 रुपये आप चुका रहे हैं, एक तरीके से मान के चलिए। जो बिल भेजेगा तो जो आपको लेकर भेजेगा, अब आपको बिल उसको क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे आपको चुका देना है। अगर आपने नहीं चुकाया तो आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट कार्ड वाला ये नहीं सोचेंगे हम टीडीएस काटे कि हम क्या काटे, और फिर उसके बाद जो है सो अगर आप नहीं चुकाए तो वहाँ भी आप उसका ब्याज पेनल्टी चुकाइए, ब्याज चुकाइए, और जो आप जिस पे आप चुकाने जा रहे हैं पैसा, वो पैसा आपको मिलेगा यहाँ से सरकार से मिलेगा, और सरकार से मिलेगा आपको 1-1.5 साल बाद अगर आप क्लेम करते हैं तो। और बहुत लोगों ने कहा कि ये टैक्स नहीं है, ये कुछ सफाई भी देख रहा था ट्विटर पर बड़े बड़े लोगों की, ये टैक्स नहीं, ये तो एक तरीके टीसीएस है जो वापस आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप वसूल रहे हैं वो तो टैक्स ही है। टीसीएस का फुल फॉर्म भी तो टैक्स से नहीं, हम कह रहे हैं अगर टैक्स बाद में कोई पेच फंस के आपको नहीं मिले तो। नहीं, टैक्स नहीं है। मान लो आपने मुझसे 20 रुपए ले लिए, अब मुझे 45 दिन के अंदर वो 120 रुपए देने बैंक वाले को, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं आपने किस लिए लिए मुझसे, वो देने आपको, और मुझे मिलेगा 1 साल बाद। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड कौन भरेगा? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन भरेगा? वो 20 रुपए जो 1.5 साल तक मेरे फंसे हुए हैं, उस पे ब्याज कौन देगा? ये आपको खुद भरना है। इस पे ये खुद भरना है ना, तो इस पे आपको नहीं मिलता है। इस पे रिटर्न में ये आप खुद भरना है। रिटर्न जब डिले होता है तब उस पे इंटरेस्ट सरकार देती है, लेकिन इस पे इस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको क्रेडिट के तौर पर टीसीएस का पैसा वापस आपको कैश के तौर पर नहीं आता है, एक क्रेडिट के तौर पर आपके पास आता है, जिसको आप किसी एडवांस टैक्स के बदले, जैसे कोई टैक्स की देनदारी, उसके बदले आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, इस पे किसी कोई क्लैरिफिकेशन देना है सुनील जी आपको, या मैं फिर दूसरे सवाल पे आऊं? सुनील जी, हाँ, ये एक समस्या है ना
कि 20 रुपए मैंने पहले दे दिया लेकिन अभी मेरे को बाद में मिलेंगे वो। ये एकदम सही बात है आपकी कि अगर आपने $100 का खर्चा किया है हाँ तो आप वेंडर को $100 का पेमेंट करोगे, हाँ लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपसे $120 वसूल करेगी। हाँ $20 का टीसीएस वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करके आपके नाम से चालान इशू कर देगी, तो वो आपके लिए एक टैक्स का क्रेडिट हो गया। वो या तो आप अपने एडवांस टैक्स के अगेंस्ट में या कोई भी टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करो, या फिर गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करो। तो वो आपको ही देना पड़ेगा, आपको $120 देना पड़ेगा, 120 देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। शरद जी, क्या ये एक सैलरीड के लिए क्लैरिफिकेशन नंबर 2 है, एक तो वो आपको देना पड़ेगा। 2 नंबर ये है कि मान लीजिए एक सैलरी पेड आदमी है, उसने कोई खर्चा किया और उसने टीसीएस भरा, क्या वो अपने अकाउंटेंट को या अपनी इस कंपनी के अकाउंट वाले को ये बता सकता है कि देखो मैं उधर $20 भर के आया हूँ, जो इधर आप मेरा टैक्स काट रहे हो उसमें एडजस्ट कर दो, फाइनल में करेगा वो क्या? देखिए नीरज, मैं पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जो मुझे लग रहा है हमारे को पैनलिस्ट ने पूछा था। अगर आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं तो उस पे अभी तक जो क्लैरिफिकेशन आया है, अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से कॉर्पोरेट स्पेंडिंग्स पे, मतलब आप किसी कंपनी के बिहाफ पे स्पेंड कर रहे हैं तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी चेक पॉइंट्स हैं। अब दूसरा बात, आपने जो पूछा कि मैं खर्च करके आया हूँ, अपना मैं कार्ड यूज करके आया हूँ, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया था, तो इसको टीडीएस में एडजस्ट कर दो। तो ऐसा टीडीएस में एडजस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि 26AS एक स्टेटमेंट होती है नीरज, जहां पर ये आपका टैक्स दिखाई देगा। उस 26AS को हम टैक्स लेजर बोलते हैं, वहां पर ये आपका टैक्स दिखाई देगा। आप इसका क्रेडिट ले लीजिए और नहीं बनता है तो आप इसका रिफंड ले लीजिए। पर एक जरूरी बात जो मैं नीरज यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, हालांकि इसके प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं, आपकी इजाजत हो तो मैं वो जोड़ना चाहूंगा कि देखिए हमारा ये सब करने का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े, हमारा टैक्स पेयर्स बेस क्यों ना बढ़े। आप जितने लोग हैं उन्हीं को आप एक लस्सी की तरह, वो लस्सी होती है ना, वो चलाते हैं, उन्हीं से हम टैक्स और वसूलते जा रहे हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कितने लोग होंगे ऐसे जो कि इसके अंतर्गत आते होंगे, कितने लोग हैं जो जाके 5-5, 10-10 लाख रुपए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिगर देता हूं। इंडिया में अगर आपको टॉप 1% में होना है तो आपको मात्र 1,44,00,000 रुपए की वेल्थ चाहिए, अगर आप इंडिया के टॉप 1% में होना चाहते हैं। तो हमारे देश में जहां पर टोटल रिटर्न्स ही 7 करोड़ पिछले साल फाइल हुई थी, और नीरज इस साल ये रिटर्न्स और कम होने वाली हैं, क्योंकि न्यू रेजिम की वजह से 7 लाख लिमिट की वजह से बहुत सारे टैक्स जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो हम कुछ ही लोगों से जरूरी बात है, कुछ ही लोगों से हम टैक्स की उगाई या टैक्स की वसूली करना चाहते हैं। उन्हीं के ऊपर हम नए नए नियम, नए उनको रेडार में लाके नए टीसीएस, कभी कहीं टीडीएस, हम उन्हीं को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज, प्रयास ये क्यों नहीं होता है कि जो बाकी की देश की 1.5 करोड़ आदमी। शरद जी इस पे आता हूं मैं, इस पे आता हूं मैं। पहले इसमें बहुत सारे सवाल छोटे छोटे उनको मैं क्लेरिफाई कर लूं जी। कक्कड़ साहब ने कहा कि उनकी इंडस्ट्री के लिए दिक्कत, सर क्या दिक्कत है? जो आदमी आएगा वो भरेगा, आपको लगता है इससे बिजनेस हैम्पर होगा क्या प्रॉब्लम, क्या आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल, देखिए कक्कड़ जी से सवाल है। अच्छा हाँ, अश्विनी जी आपसे सवाल है। तो देखिए आज की तारीख में लगभग जो लोग भारतवर्ष को आते हैं वो लोग लगभग $20 बिलियन स्पेंड करते हैं भारतवर्ष में, और जो भारतीय बाहर जाते हैं वो लगभग $15 बिलियन अन्य देशों में स्पेंड करते हैं। तो ये सब जो चीज है, ये जो इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो इन सबको टिकट सप्लाई करती है, होटल रूम सप्लाई करती है, टूर्स एंड पैकेजेस वगैरह बना के देती है, तो इसमें काफी खामी होने वाली है, काफी नुकसान होने वाला है। और जो ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी है वो तो बेचारे डूब ही जाएंगे। ऑलरेडी उनकी कमीशंस का बहुत बुरा हाल है, और उनको कोविड के टाइम में भी बहुत बुरे टाइम को फेस करना पड़ा है। तो उनके लिए तो ये जो नए रूल्स आ रहे हैं, इनसे उनका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। उनको नया कुछ बिजनेस ढूंढना पड़ेगा या फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मुद्दा है, और इसमें सरकार को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप टीसीएस डिडक्ट करेंगे
मगर ये जो लोग हैं जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स की प्रोविजन है। जैसे एक हमारे साथी ने कहा कि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे एक नया पैसा भी खर्चा होता है तो उसकी रिपोर्ट हमारी पूरे ट्रांसपेरेंटली जाती है, और उसमें कोई मतलब कोई बिना टैक्स दिए जो आदमी है वो क्रेडिट कार्ड पे एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये तो सिर्फ टैक्स बढ़ाने की एक कोई नई स्कीम इजाद हुई है और उसको होल्ड करने की, ताकि आपको टैक्स के ऊपर भी सूद मिलता रहे। 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने सरकार को टैक्स के अमाउंट के ऊपर भी सूद मिलता रहेगा। मगर ये एक इगैलिटेरियन चीज नहीं है, क्योंकि ये इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड, द गवर्नमेंट शुड बी बेनिफिट। मोर कोई नुकसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है जी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ पुअर इंडिविजुअल। हाँ सुनील जी, सुनील बादला जी सर, मान लीजिए मैं इंडिया में हूं और मैं कोई पेमेंट करता हूं, मान लीजिए मैंने नेटफ्लिक्स का अपना बिल भरा, लेकिन वो तो रुपए में ले रहे हैं मुझसे, तो उस पर लगेगा टीसीएस क्या? नहीं, अगर आप रुपए में पेमेंट कर रहे हो तो उस पर कोई टीसीएस नहीं होता है। हाँ। लेकिन मान लीजिए आपने ना कुछ डॉलर का पेमेंट किया यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के, ओके, लेकिन आपने जा तो वो विदेश रहा ही है ना सर। मैंने नेटफ्लिक्स एक फॉरेन एंटिटी है, मैं उसको रुपए में पे कर रहा हूँ लेकिन वो डॉलर में कन्वर्ट करके उधर ले जाएगा, तो जा तो वहीं रहा है। नहीं, सो जो रूल है ना मेरी समझ में आता है वो ये है कि अगर मैं डॉलर में पेमेंट करता हूँ, मैं कोई भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करता हूँ तो उस पर टीसीएस लगेगा। सो मान लीजिए मैं एक इकोनॉमिस्ट का सब्सक्रिप्शन करता हूँ, उसमें $100 पेमेंट करता हूँ तो उस पर $20 का टीसीएस लगेगा। अगर मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिया और उसका 1000 रुपया मैंने रुपए में मतलब INR में मैंने खर्च किया तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा, पर अगर मैंने डॉलर में खर्च किया तो नहीं। सुनील, ये एक छोटा सा और क्लैरिफिकेशन, मैंने मान लीजिए इकोनॉमिस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया $100 का, मेरे अकाउंट से तो रुपए ही निकल के गए, ये थोड़ा सा मेरे को समझाइए, ये भेद कैसे हो रहा? नेटफ्लिक्स मुझसे कहता है कि आप 8000 रुपए साल में दीजिए, तो वो रुपए में मुझसे बोल रहा है लेकिन मैं दे रहा हूं और वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जा रहा है अमेरिका। लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि आप मेरे को $72 पे करिए और मैं पे कर रहा हूं रुपए में ही, लेकिन वो लिखा हुआ डॉलर में है, उसके बाद जा रहा है डॉलर में, तो इन दोनों में फर्क क्या है? नहीं, मतलब आपके अकाउंट से रुपए में जा रहा है कि डॉलर में ना जा रहा है, ये हमें देखना है। अगर आपके अकाउंट से अगर डॉलर में जा रहा है और उसके बाद में बैंक जो है, क्रेडिट कार्ड इशूअर जो है, वो रुपए में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट से रुपया लेगी, लेकिन अगर आपने पेमेंट अगर डॉलर में किया है तो टीसीएस लगेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं सुनील सर, दोनों ही परिस्थितियों में मैं रुपए में ही पे कर रहा हूं, मेरे अकाउंट से तो रुपया ही निकल रहा है ना। बरोबर है, लेकिन ये एक टेक्निकल बात है, क्योंकि डॉलर रुपए में कन्वर्ट हो रहा है या मतलब रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो नेटफ्लिक्स, वो मेरे से 1000 रुपया ले रहा है, अब वो बाद में वो बैंक जो है उनका वो उस 1000 रुपीज को कन्वर्ट करके अगर उसको भेज रहे डॉलर में तो वो एक अलग बात है। और देखो, ज्यादातर जो फॉरेन वेंडर्स जो होते हैं वो हमेशा डॉलर में या फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट लेंगे, क्योंकि उनका इंडिया में कोई रुपए में बैंक अकाउंट नहीं होता है। अगर आप इंडियन प्रेजेंस है, इंडिया में बैंक अकाउंट है, तो ही वो इंडियन रुपीज में आपको पैसा मतलब आपसे पैसा लेंगे।